नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूनिक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में, बंगाल के गवर्नर जनरलों के बारे में, उसी कड़ी में हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। अगले जो गवर्नर जनरल थे, मैंने आपको मेटकाफ के बारे में बताया था। उसके बाद जो गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड ऑकलैंड, ये 1836 से 42 AD तक, इनके काल की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे हम, जिनके बारे में एग्जामों में अक्सर सवाल आते हैं। आंग्ल अफगान युद्ध, इनके काल में हुआ आंग्ल अफगान युद्ध 1838 से 42 तक। ये काफ़ी लंबा युद्ध चला और अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अफगानी पूरे कबीलाई समूह था अफगानिस्तान में, और सारे अफगानिस्तान के कबीले मिल करके अंग्रेज़ों से लड़े और अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से परास्त किया। ब्रिटिश सरकार के इतिहास में अंग्रेज़ों के ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक माना जाता है, क्योंकि इतनी बुरी हार उनको आज तक कहीं देखने को नहीं मिली थी। तो आंग्ल अफगान युद्ध इनके काल में शुरू हुआ। ये प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध था। दूसरी जो इनके काल की घटना है वो है जीटी रोड। जीटी रोड, इसके बारे में आप जानते हैं, इसको ग्रैंड टैंक रोड कहा जाता है। ये ग्रैंड टैंक रोड, इससे पहले मुगल काल में इसको शेर शाह सूरी, मुगल काल या यूं कहिए कि इस्लाम के राज्य में इसको शेर शाह सूरी मार्ग कहा जाता था। इसका नाम बदल करके इनके शासनकाल में इसको जीटी रोड कर दिया गया, जिसमें आज भी जीटी रोड ही कहा जाता है ये। लेकिन फिर भी आज ये दो नेशनल हाईवे के रूप में बटा हुआ है। नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2। आप जानते हैं 1 जो है पंजाब के अटारी से लेकर के दिल्ली तक, और हाईवे नंबर 2 जो है दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक जाता है। इसके पीछे थोड़ा सा और जाएं अगर इतिहास में इसके, तो हमारे प्राचीन काल में जब हिंदू राजा शासन करते थे तो इसका नाम महाराजपथ मिलता है। महाराजपथ, उत्तरापथ। इस उत्तरापथ का निर्माण सबसे पहले मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त ने इस मार्ग का निर्माण किया था, और ये निर्माण बहुत लंबा था, बहुत बृहद था, और व्यापार के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था ये मार्ग, क्योंकि ये मार्ग पूरब से लेकर के पश्चिम को जोड़ता था। इस तरीके से ये मार्ग आगे बढ़ता हुआ उत्तरापथ, महाराजपथ होते हुए, शेर शाह सूरी मार्ग होते हुए, जीटी रोड के रूप में होते हुए, और आज नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 के रूप में आपके सामने उपस्थित है। इस तरीके से ये दो चीज़ें हैं। जीटी रोड को आप याद रखिएगा, इनके काल में इसका नामकरण किया गया। जो जीटी थे यानी ग्रैंड टैंक जो थे, वो इसके इंजीनियर थे। उस समय तक सड़क बनाने के लिए डामर का खोज हो चुकी थी, जो आज आप देखते हैं अलकतरा लगाया जाता है काला काला जमाने वाला, वो उस समय तक आविष्कार हो चुका था। इस वजह से यह रोड अस्थायी रूप से बन गया। उसके इंजीनियर ग्रैंड टैंक थे, इसलिए इनके नाम पर ही इसका नामकरण कर दिया गया। तो ये इनके काल की दो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी लॉर्ड ऑकलैंड के काल की। अगले गवर्नर हैं लॉर्ड एलनबरो। इनके बारे में मैंने आपको बताया था। इन्होंने क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था। ये 1842 से 44 तक रहे हैं। दास प्रथा का अंत किया था। यह मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं, ज्यादा इसमें नहीं है कुछ भी इनके काल में। इसके अलावा अगले जो हैं वो लॉर्ड हार्डिंग हैं। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48, 4 वर्षों का शासन काल रहा है। इनके मुगल काल की महत्वपूर्ण घटनाओं में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, कई बार पूछ चुका हूं परीक्षाओं में कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था। 1800
48 से 1846 में हुआ था ये युद्ध, और इसका युद्ध का अमृतसर की संधि से हुआ था। इस संधि के तहत ये निश्चित किया गया कि सतलज नदी के पश्चिमी हिस्सा सिखों का होगा और सतलज नदी के पूरब का हिस्सा अंग्रेजी साम्राज्य का होगा। इस संधि से डिसाइड किया गया था, अमृतसर की संधि इसका नाम है। इसके अलावा एक चीज और, वो भी मैं आपको बता चुका हूं, नरबली की प्रथा। नरबली प्रथा मैं आपको पहले लिखवा चुका हूं पिछले वीडियो में, अगर आपको याद हो तो। ये प्रथा उड़ीसा के खोंड जनजाति में थी, मैं ज्यादा यहाँ पे नहीं लिखूंगा। उड़ीसा के खोंड जनजाति में आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं इसको जॉर्ज कैंपवेल ने एक अभियान के तहत इस नरबली प्रथा का अंत किया था। कुछ जनजातियों में विद्यमान था। इसके हार्डिंग के समय में ये दोनों घटनाएं हुई थी। ये दोनों घटनाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इनसे संबंधित। वैसे तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो सिर्फ इतनी ही चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद जो गवर्नर जनरल आने वाले हैं वो काफी क्रांतिकारी व्यक्ति थे और भारत में आने वाले सबसे युवा गवर्नर जनरल थे। मात्र 35 वर्ष की उम्र में वो भारत जैसे इतने बड़े विशाल राज्य के गवर्नर जनरल बने थे। लॉर्ड डलहौजी। मात्र 35 वर्ष की उम्र में बने थे ये। 1848 से 56। तो इनकी पहली विशेषता है कि सबसे युवा गवर्नर जनरल भारत के अभी तक जितने भी लोग हुए हैं। इनकी नीतियों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण इनकी नीति जो है, जिसको व्यापगत नीति या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। इसके बारे में आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, खास करके इस बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये दो नाम भी हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। इसकी शुरुआत इन्होंने आते ही कर दी। 1848 में जैतपुर महाराष्ट्र में है, संभलपुर, इससे पहले सतारा, इन सब का विलय करते चले गए। झांसी 1853, अवध सबसे लास्ट में मिलाया गया, जानते हैं 56। कौन यहाँ का नवाब था? नवाब वाजिद अली शाह यहाँ के नवाब थे। इन सबको इन्होंने व्यक्तिगत नीति के अंतर्गत, मतलब यूं आप कहिए कि अंग्रेजी साम्राज्य का 1/3 विस्तार इस नीति के माध्यम से डलहौजी ने एक झटके में कर दिया। ये नीति क्या थी कि जिनके पास बच्चा नहीं है, जिनका अपना वैध उत्तराधिकारी नहीं है, उनके राज्य को अब ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। उन्हें गोद लेने का कोई हक नहीं है। जो वैध उत्तराधिकारी हैं वही अपने राज्यपाट के मालिक होंगे। लेकिन जैसे अवध का मामला हुआ, अवध को कुशासन के आधार पर मिला लिया गया। सिर्फ ऐसा नहीं था कि सिर्फ यही एक नीति थी कि बच्चा जिसके पास नहीं है, वैध बच्चा नहीं है, गोद नहीं ले सकते, यही एक नीति नहीं थी। ऐसे बहुत सारे राज्य थे जिनको सिर्फ कुशासन के आधार पर डलहौजी ने अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। तो ये व्यक्तिगत नीति की सबसे महत्वपूर्ण नीति है। इसके सिवाय बहुत सारी नीतियां हैं इनकी। डलहौजी की बहुत सारी उपलब्धियां हैं इनकी, जैसे रेल लाइन का निर्माण। ये कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। कब हुआ? 1853। प्रथम रेलवे लाइन कहां से कहां बिछाई गई? बंबई से ठाणे, 32 किलोमीटर या 20 मील प्रथम लाइन बिछाई गई। दूसरी लाइन 1854 में ही कलकत्ता से रानीगंज, ये दोनों स्थान जो है वो कलकत्ता में ही है, रानीगंज। दूसरी लाइन यहां बिछाई गई। इसके अलावा विद्युत तार
पहली बार भारत में बिछ रहा था। 1854 में विद्युत तार बिछाया गया। कहां से कहां तक? कलकत्ता से आगरे तक पहली बार विद्युत तार बिछाया गया, कलकत्ता से लेकर के आगरा तक। ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से है। और डाक टिकट, इससे पहले भारत में डाक टिकट नहीं चला था। डाक टिकट 1854 में ही। इसमें यह था कि 2 पैसे की टिकट खरीद करके आप भारत में कहीं भी अपनी चिट्ठी को पोस्ट कर सकते हैं, सूचना भेज सकते हैं। इससे पहले डाक टिकट नहीं लगता था। सैनिकों को, सिर्फ सैनिकों को निःशुल्क, बिना टिकट का, हमारे यहाँ पहले कहा जाता था, एक आता था, क्या कहते थे उसको, बैरन चिट्ठी। बैरन चिट्ठी आपने देखा होगा, जो पुराने लोग होंगे उनको पता होगा। बैरन चिट्ठी आती थी जिसमें सिर्फ एक पेपर पर लिख करके और उसको पोस्ट कर दिया जाता था। जहां जाता था बैरन चिट्ठी, वहां के लोगों से पैसा वसूल किया जाता था। आपको उस पर टिकट नहीं लगाना था, आपको कोई शुल्क नहीं देना था, लेकिन जो उसको प्राप्त करता था उसको पैसा देना पड़ता था। तो बैरन का जमाना था, उस समय बैरन चिट्ठी आती थी, बैरन। लेकिन अब 2 पैसे की दर पर कहीं भी आप चिट्ठी भेज सकते हो, 2 पैसे की दर पे। ये इनके काल में हो। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग, लोक निर्माण विभाग, आज इसको क्या कहते हैं भाई, PWD डिपार्टमेंट, कब बना? 1855। लोक निर्माण विभाग के संस्थापक भी डलहौजी थे। इसके अलावा शिक्षा आयोग, लोक शिक्षा आयोग कहा जाता था, लोक शिक्षा आयोग की स्थापना इन्हीं के काल में हुई। स्थापना, लोक शिक्षा आयोग की स्थापना। तो आप देख रहे हैं कि कितने क्रांतिकारी व्यक्ति हैं। कई क्षेत्रों में काम किया इन्होंने जो भारत के बंदरगाह थे उनको खानों को जोड़ने के लिए, स्पेशली ये जो रेल चलाई जा रही थी वो आपके आवागमन के लिए नहीं थी शुरू में, कहीं बस सरकारी काम के लिए थी। सैनिकों को कहीं भेजना हो, आना हो, जाना हो, या फिर माल को बंदरगाह से उतार करके खान तक पहुंचाना हो, या खान से माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो। स्पेशली खानों को बंदरगाहों से जोड़ने के लिए रेलवे का विस्तार किया गया। इस तरीके से इनकी हर चीज जो है वो ब्रिटिश हितों को बढ़ाने के लिए स्थापित की गई, लेकिन फिर भी आज जो है वो भारत के काम आ रही है, धीरे धीरे ही सही। तो लॉर्ड डलहौजी इस तरीके से। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 तक, इनके काल में ही बहुत ही क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। अब क्रम से अगर हम देखें तो 1856 में इन्हीं के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। पीछे के वीडियो में मैंने बताया है, राजा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के समर्थन, सपोर्ट और जन समर्थन की वजह से ये विधेयक इनके काल में पारित हुआ। बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक था। इस विधेयक के पास होने से विधवाओं को पुनः से शादी करने का कानूनी अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा, 1857 की महत्वपूर्ण क्रांति आप जानते हैं इन्हीं के काल में हुई। इसके अलावा 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना भारत में होती है पहली बार। ये 3 विश्वविद्यालय कौन कौन से थे? कलकत्ता विश्वविद्यालय, बंबई विश्वविद्यालय, सबके आगे विश्वविद्यालय आप जोड़ लीजिए, और मद्रास विश्वविद्यालय। ये 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए। किसकी डिजाइन पे? तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर। लंदन विश्वविद्यालय जिस तकनीकी के तहत काम करता था, जिस तरीके से काम करता था, उसके आधार पर इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई 1857 में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था
कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ये अच्छी तरीके से समझ चुकी थी कि यहाँ के लोग, जनता, जमींदार सब हमारे खिलाफ है और किसी भी वक्त हमारा सत्यानाश कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने 1858 का घोषणा पत्र जारी किया था, जिसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया था। घोषणा पत्र, उस घोषणा पत्र में क्या था मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको मुंह जबानी बता रहा हूं कि अब धार्मिक मामलों में, भारतीय लोगों के धार्मिक मामलों में ब्रिटिश सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेगी। जैसे कि आपने पीछे देखा सती प्रथा, बाल विवाह, शिशुवध वगैरह पर रोक लगाया, तो भारतीय जनता इससे रुष्ट थी। उनको लगता था कि भारतीयों का ईसाईकरण किया जा रहा है। इसके अलावा जो राजा 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, इसके बाद उन्होंने पॉलिसी बना दी कि आज के बाद किसी भारतीय रियासत का विलय नहीं किया जाएगा और कंपनी का शासन हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। कंपनी को सिर्फ कहा गया कि तुम अब व्यापार करोगे और तुम कुछ नहीं करोगे, शासन अब ब्रिटिश महारानी देखेंगी, महारानी विक्टोरिया। तो इस तरीके से इस घोषणा पत्र में शासन प्रणाली बदल गई। अब कंपनी की जगह पे ब्रिटिश सरकार ने खुद अपनी जिम्मेदारी ले ली। पिछली वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं, इसलिए ज्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा मैं। आगे बढ़ेंगे। बस ये याद रखिए कि घोषणा पत्र इनके काल में आया है और इन्होंने ही इसे, उस समय इलाहाबाद कहते थे, आज प्रयागराज है, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में ये घोषणा पत्र पढ़ा था, जिसमें इन सारी बातों का जिक्र था, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया, क्योंकि पिछली वीडियो में मैं लिख चुका हूं, इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। 1861 भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया पहली बार। इसको अंग्रेजी में आईपीसी धारा कहते हैं। पहली बार यह काम हुआ, भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया। 1862 भारत की जो मुद्रा प्रणाली थी, अभी तक सोने, चांदी, तांबे के सिक्कों पर आधारित हुआ करती थी। हमारे यहाँ नोट के, कागज के नोट नहीं चला करते थे। तो इनके कार्यकाल में पहली बार कागज के नोटों का प्रचलन बढ़ा। कागज के नोटों को चलाना शुरू किया गया, चलने शुरू। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि इस काल में काफी कुछ गतिविधि होती है। इसके अलावा भारत में पहली बार आय कर लगाया गया। इससे पहले क्योंकि अब सरकार आ गई थी, कंपनी नहीं थी, सरकार आ गई, तो सरकार अपने टैक्स वसूलने के संसाधन भी ढूंढने लगी और इस तरीके से पहली बार आय कर लगाया गया इस काल में, लॉर्ड कैनिंग के ही काल में। आगे बढ़ते हैं। अगले हैं, ये कुछ खास नहीं है, बस मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं। लॉर्ड एल्गिन 1862-63 समझ लीजिए। इनकी मृत्यु पंजाब में हुई थी, एक विद्रोह को दबाते हुए पंजाब में मृत्यु। अगले हैं सर जॉन लॉरेंस। ये बीच में गया था 64 से 68 तक। सर जॉन लॉरेंस, इनके काल की मुख्य घटनाएं क्या हैं? भारत में पहली बार समुद्री टेलीग्राफ सेवा, यहां पे लिख लेते हैं इसको, पहली बार भारत व यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा, समुद्री टेलीग्राफ सेवा आरंभ कब? 1865 में। दूसरा, आंग्ल भूटान युद्ध इन्हीं के काल में हुआ, 1865 में। ये दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं इनके काल में।
और इनके काल की एक और महत्वपूर्ण घटना, हालांकि आप लोगों के एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ आपको कि भारत सरकार ने पहली बार ही अकाल आयोग बनाया। अकाल पड़ने पर लोगों की सहायता करने के लिए एक अकाल आयोग केंद्रीय स्तर पर गठित हुआ। इस अकाल आयोग को ल्याल आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके चीफ जो थे वो ल्याल थे, लॉर्ड ल्याल। तो ये 3 फैक्ट हैं सर जॉन लॉरेंस के समय में। इनकी डेट मैंने लिखी थी 64 से 68, याद होगा शायद, उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने। इसको मैं बहुत ही शॉर्टली करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसके बाद जो आते हैं वो है लॉर्ड मेयो। एक साल का गैप है, 1869 से 72। इनके काल की महत्वपूर्ण घटना 1871 में भारत की पहली जनगणना, सॉरी 71 में, मैंने 72 लिख दिया है। 1872 में पहली बार कृषि विभाग की स्थापना। इसके अलावा 72 में इनकी मृत्यु होती है पोर्ट ब्लेयर में। ये पहले गवर्नर जनरल रहे हैं जिनकी हत्या भारत में कर दी जाती है। एक अफगान, जब ये पोर्ट ब्लेयर गए थे, अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में इनकी हत्या हो जाती है। ये पहले ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनको सिर्फ एक व्यक्ति ने बिना किसी युद्ध के ऐसे बैठे हुए थे। इनका सेवक ही था, अफगानी था। अफगान युद्ध में नाराज थे सब अंग्रेजों से, और मौका मिलते ही इसने इनका काम तमाम कर दिया। तो एक तरीके से एक षड्यंत्र के तहत, या यूं कहे कि सावधानी पूर्वक मरने वाले, ये हत्या से मरने वाले ये पहले गवर्नर जनरल रहे हैं, लॉर्ड मेयो। अब थोड़ा सा और, लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76। कोई महत्वपूर्ण घटना इनके काल की नहीं है, सिवाय इसके जिसको मैं पढ़ा चुका हूं आपको, सर सैयद अहमद। इनका नाम सुना होगा आप लोगों ने। 1857 की क्रांति के भी संदर्भ में, अलीगढ़ आंदोलन के भी संदर्भ में। तो 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। नॉर्थब्रुक ने इसके लिए इनको 10,000 रुपए दिए थे। यही कॉलेज आपको पता है कि 1920 में जाकर के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और शेष मैं आपको अगले वीडियो में बताता हूं। धन्यवाद।